में 250 आर्टिजन है और 45 लूम्स है। आज दुनिया के नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये शब्द का पता भी नहीं था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कुछ होता है। तो पिछले 10-15 साल में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज़्यादा ना फेमस हुआ, एक तरह का फैशन जैसा बन गया। ये सारी आर्टिजन तो अनटचेबल है, हम इनको घर पे नहीं आने देंगे, ये तो वुमेन है, कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमारे काम में ऐसी महिला है जिन्होंने खुद मेहनत करके कारपेट करके अपने पति को पढ़ाया और आज वो गवर्नमेंट टीचर लग गया। ये हमारी लाइफ इनसे पहले बहुत ख़राब थी, उसके बाद में हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमारे बच्चों को खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया है। तो हमें बताओगे आप किस तरीके से काम करते हो यहाँ पर, थोड़ा करके बताओगे आप? हाँ सर, अभी हमारी एक लाइन पूरी हो गई, अभी हम इसमें इंटरलॉक करेंगे। तो एक दिन ऐसा एक इकोसिस्टम बन जाता है कि सब लोगों में इतना ट्रस्ट आ जाता है कि दैट कन्वर्टेड लाइक ए फैमिली। जिंदगी बदल दी उसने, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो हमारी जो मुख्य जो कोर वैल्यू है, एक नेचर किस तरह अपने आप को मैनेज करती है, सहजता, सरलता, इंटीग्रिटी, तो वो सारी जो हमारी वैल्यूज है, दे आर वेरी अलाइन टू द नेचर। वैसे तो मैंने जो अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती हुई मेरे से, या जिसको मैं जानता नहीं था, वो यही वाला सब्जेक्ट है जिस पे आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, उसमें डाल दी साइन, उसमें देख रही है, तो समझना ही पड़ा हुआ है। मिलने के लिए आते हैं और एक उनकी जो पहले पर्दा प्रथा थी वो दूर हुई है, पैसे उनके खाते में जाते हैं, तो डिसीजन के पावर जो उनके आदमियों के पास थे अब उन औरतों के पास आ गए। अपनी देवी है आजपुरा की, उसको नेशनल अवार्ड मिला है, तो शायद अगले महीने कोई मिनिस्टर देंगे। अभी हमारी एक आर्टिस्ट है, उसको कमला चट्टोपाध्याय अवार्ड मिला जो चेन्नई जाएगी अगले महीने। कि आपने जब 46 साल पहले शुरू किया था तब तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और आपका बिजनेस मॉडल तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लोबल लेवल पे फेमस है। तो मेरा आंसर यही होता है कि समाज के बिना बिजनेस कैसे हो सकता है। नमस्ते एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पारिक। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जिनके बारे में मैंने आज से 15 साल पहले एक बुक में पढ़ा था, और उस बुक का नाम था द अपॉर्चुनिटी एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। वैसे तो उस बुक में बहुत सारी केस स्टडी थी, लेकिन एक केस स्टडी जो मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज किया, और वो केस स्टडी थी जयपुर रक्स के बारे में। जयपुर रक्स के फाउंडर मिस्टर NK चौधरी, जिन्होंने यूनिक बिजनेस मॉडल अपनाया और उसमें प्रॉफिट से ज़्यादा लव और कंपैशन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी। NK चौधरी जी ने अपनी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ तक पहुंचाया, लेकिन वो अपनी असली सफलता उस टर्नओवर से नहीं मापते। उन्होंने जो हजारों लोगों की ज़िंदगी में, जो कि गाँव के थे, कहीं न कहीं पे अशिक्षित थे, कहीं न कहीं पे बेरोजगार थे, और वो गांव की महिलाएं जो कहीं न कहीं पे अछूत थी, उनको लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया है। वो उनका कहना है कि मेरी जो असली सफलता है वो यही है। तो आज हम मिलते हैं एक ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जिन्होंने लाइफ में और अपने समाज को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। आइए हम मिलते हैं NK चौधरी सर से। वेलकम सर आज हमारे पॉडकास्ट में। और सर,
जयपुर रक्स के फाउंडर चेयरमैन NK चौधरी सर। सर, जयपुर रक्स की शुरुआत कैसे हुई और आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज़ की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा वहाँ ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था। और दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। तो मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पैशन क्या है। तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत गहरी मांग थी। तो मैंने सोचा इसी धंधे से मैं शुरुआत करूँ अपने कैरियर की। तो मुझे गांव में जाने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। दे वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो यह सोच के मैंने इस धंधे की शुरुआत की। एंटरप्रेन्योर इज ए पावर, नॉट ए पोजीशन। सो आप इस स्टेटमेंट में कहाँ तक एग्री हो? देखिए, जो बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके माध्यम से आप किसी भी तरह का परिवर्तन ला सकते हो। मैं आपको थोड़ी बिजनेस की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर आए क्लास में और बोले ये रोल नंबर किसका है, खड़ा हो। तो रोल नंबर मेरा था, तो मैं खड़ा हुआ। फिर मैं सोचा आज क्या पनिशमेंट देंगे। मैं तो होमवर्क भी टाइम से करता हूँ, पूरा डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली और बोला कि देखो इस लड़के ने क्या आंसर लिखा है। सवाल था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो मैंने जो जवाब दिया, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। तो शुरू से मेरा ये सोचता है कि बिजनेस के माध्यम से ना आप अपने आप को भी जान सकते हो, समाज में चेंज ला सकते हो। और आज जयपुर का जो ये जो बिजनेस मॉडल है, ये दुनिया का एक ग्लोबल एग्जाम्पल है, जिस पे कितनी सारी केस स्टडीज़ जो दुनिया के टॉप मैनेजमेंट गुरु ने की है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द बिजनेस। सर, हर बिजनेस में माइलस्टोन होते हैं। 1978 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसे कौन से 3 माइलस्टोन हैं जो आपके बिजनेस में आपको रहे? देखिए, सबसे बड़ा माइलस्टोन है कि मतलब आप जो करते हो, आप उस काम को कितना प्रेम करते हो, आपका कितना उसके प्रति पैशन है। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो जो आपका पैशन है, तो इट बिकम योर जॉय। और जब जॉय ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाती है, तो इट कन्वर्ट इनटू द अनकंडीशनल लव। और फिर जब वो लव आपके बिजनेस में बहता है, तो आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके साथ काम करने वाले लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब बड़ा इजी हो जाता है। दूसरा है फ्रीडम, कि आप अपने लोगों को कितनी फ्रीडम देते हो, कितना उनका ट्रस्ट करते हो। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो आर्टिजन थे, जब मैंने शुरू किया तो सब लोग बोले ये सारी आर्टिजन तो अनटचेबल है, हम इनको घर पे नहीं आने देंगे, ये तो वुमेन है, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे ये उस वक्त समझ थी कि एक जो इंसान है, भले स्कूल नहीं गया हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें वो सारी कैपेबिलिटी है जो मेरे में कैपेबिलिटी है। तो ट्रस्ट इन द कैपेबिलिटी एट द पीपल एट द ग्रास रूट, जो आज हमारे सारे वीवरों ने, आप भी विलेज में जाके आए हैं, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे प्रूव करके दिखाया। इतने ऐसा 40,000 क्राफ्टमैन को एक साथ जोड़ के रखना, कौन सी वैल्यूज़ थी जिससे इनको आपने कनेक्ट कर पाया इनको? देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू है कि ट्रस्ट। और ट्रस्ट भी कैसे आता है, कैसे सोसाइटी तक जाता है। तो व्हेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ, व्हेन यू लव योर सेल्फ,
जब आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे तो जो समाज के लोग हैं, जो आपके जो लोग हैं, वो ये देख सकते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। तो एक दिन ऐसा एक इकोसिस्टम बन जाता है कि सब लोगों में इतना ट्रस्ट आ जाता है कि दैट कन्वर्टेड लाइक ए फैमिली। और फिर दूसरा हमारा एक ऐसा बहुत फिल्ट्रेशन सिस्टम भी हमारे आर्टिजन का या स्टाफ का कि लास्ट में केवल हमारे पास वही लोग रहते हैं, दे बिलीव व्हाट वी बिलीव। जो जयपुर का विजन है, मिशन है, पर्पज है, उसमें जो बिलीव करते हैं केवल वही लोग उस सिस्टम में टिकते हैं। सर ऐसी कौन सी कोर वैल्यूज़ है जिसको आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो? देखिए, सबसे बड़ी जो कोर वैल्यू है वह ऑथेंटिसिटी, कि एक आदमी अंदर से बाहर से सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं घर पे कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है। तो हम ऑथेंटिसिटी पे सबसे ज़्यादा मतलब हमारी कोर वैल्यू पे विश्वास करते हैं। आप गांव में भी गए तो आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जितने भी जो लोग जाते हैं तो बताते हैं आपकी जो कोर वैल्यू है वो वहाँ जाके हमें पता चलती है कि आपकी रियल कोर वैल्यू क्या है। दूसरी इंटीग्रिटी, कि आप अपने अंदर से भी सच्चे हो, दूसरे के साथ भी उतने भी सच्चे हो, और आप सब लोगों के साथ उतना ट्रांसपेरेंट रहो। तो हमारी जो मुख्य जो कोर वैल्यू है, एक नेचर किस तरह अपने आप को मैनेज करती है, सहजता, सरलता, इंटीग्रिटी, तो वो सारी जो हमारी वैल्यूज है दे आर वेरी अलाइन टू द नेचर। उसमें आप चाहे जितने वैल्यूज की बात कर लो, करीब चाहे जितनी वैल्यू हो सकती है, लेकिन दैट शुड बी वेरी नेचुरल। तो सर आपने जब वैल्यूज़ बोलते हैं कि वैल्यूज़ हम अपने आप से ही बनाते हैं, हम ही वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योरशिप की, तो कहीं ना कहीं पे वो वैल्यूज़ मैच नहीं करती। तो आपने सर उस वैल्यूज़ को कैसे अपने बिजनेस को लेकर मैच किया? देखिए, सबसे हार्डेस्ट पार्ट बिजनेस का यही है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना जो आपके वैल्यू से अलाइंड होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आज हमारे इतने सारे व्यूवर्स हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो हम किसी नए गांव में जाते हैं और हम उनको बोलते हैं हम आपको कारपेट को वीविंग की ट्रेनिंग देंगे, हम आपको कारपेट का काम सिखाएंगे। तो जैसे हम कोई पहली मीटिंग करते हो तो उसमें 100-150 लोग आते हैं, लेकिन हमें ये मालूम रहता है कि उसमें से 5 या 7 लोग ये ऐसे होंगे जो हमारी वैल्यूज़ में विश्वास करते होंगे। तो अल्टीमेटली वो फिल्ट्रेशन सिस्टम ही ऐसा है कि लास्ट में वही लोग रहते हैं जो उन वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं और उस वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं। तो हम इसके लिए बहुत सिलेक्टिव हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं और वो आपके सिलेक्टिव व्यूवर्स हैं जो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच करते हैं, और स्टाफ भी, और आपका स्टाफ। हाँ जी। तो ऐसे ये फिल्ट्रेशंस में तो आपको बहुत टाइम लगता होगा। यदि हम एज नॉर्मल एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो वो फिल्ट्रेशन कहीं भी लगा हुआ नहीं है। आदमी अपनी स्किल के लिए आता है, अपना इंटरव्यू सेलेक्ट करता है, उसके बाद वो एक पोजीशन पा लेता है, उसके साथ कंपनी साथ काम करने लग जाता है। बट जब आपके यहाँ पर जब बात होती है तो वो मैचिंग तब होती है जब वो आपका विज़न और उसका कोर विज़न दोनों मैच होता है। तो जब आप किसी भी हायर पोजीशन पे किसी को रखते हो तो आपको कैसे पता लगता है कि ये इसकी वैल्यूज़ और मेरी वैल्यूज़ को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? वैसे तो मैंने जो अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती हुई मेरे से, या जिसको मैं जानता नहीं था, वो यही वाला सब्जेक्ट है जिस पे आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे भी बहुत दिनों बाद समझ में आया, इतनी गलतियां करने के बाद में, कि वैल्यूज़ का कितना बड़ा महत्व है। तो मैंने ऐसे इतने एफिशिएंट लोग रखे, बड़े होशियार लोग रखे, लेकिन मैंने देखा है कि वो वैल्यू से मिलते नहीं थे, इतने चालाक थे कि जब मैं उनका इंटरव्यू लेता तो ऐसे लगता था कि आदमी आएगा तो पता नहीं बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। लेकिन वो वैल्यू नहीं होने से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना बिजनेस को उन्होंने डैमेज किया। तो धीरे धीरे फिर हमें ये समझ में आया कि हमें ऐसे ही लोग रखने चाहिए, और फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि ऐसे लोगों को कैसे फाइंड आउट करें,
इंटरव्यू में कैसे उन लोगों को परखे, और वो लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ भी गए हैं तो कैसे समझें कि उनकी वैल्यू और हमारी वैल्यू उनकी मैच होती है। तो अब जाके पिछले कुछ 10-12 साल से हमें इस चीज़ की समझ आई, लेकिन अभी भी ये नहीं कि वो एकदम परफेक्ट मैचिंग हो भी जाती है, अभी भी गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है, लेकिन मोस्टली लोग हम वही सेलेक्ट करते हैं जो उस वैल्यू से मैच करते हैं, और एक उसी तरह का कल्चर भी पूरी कंपनी में बन चुका है। सर, आपको कारपेट इंडस्ट्री का गांधी कहा जाता है। जब आपको ये स्टेटमेंट आता है कि द गांधी ऑफ कारपेट, तो कैसा फील होता है सर? बस मुझे बड़ा फील होता है कि देखिए, जो आज बिजनेस में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बिजनेस में आदमी अपनी सफलता इस चीज़ पे मानता है कि मेरा कितना नाम है, मेरे पास कितना पैसा है, कितने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। और मुझे जब बोलते हैं तो गांधी जी की जो लीडरशिप स्टाइल थी वो सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल थी कि आपकी वजह से कितने लोग रिच बने, आपकी वजह से कितने लोगों में सुखी हुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह का काम मेरे से कुछ हो पाया अपने जीवन में। 9 व्यूअर्स से 40,000 व्यूअर्स तक का सफ़र आपका रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करेगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम जब आपको लगा हो कि नहीं, अब बिज़नेस को क्विट कर देना चाहिए? देखिए, जब मैंने मतलब 99 में जयपुर कंपनी की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की, तो पहले 3 साल में ना जितना मैंने पैसा कमाया था वो खो दिया, और अब मेरे को लगा कि अब मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर मैंने खूब अपने बारे में अंदर सोचना शुरू किया कि ऐसी क्या गलती हुई मेरे से। तो मुझे समझ में आया कि कारपेट बनाने में मेरा पूरे दुनिया में बहुत नाम हो चुका था, क्योंकि मैं गांव में जो क्वालिटी और क्वांटिटी बनाता था उसमें मेरा बहुत नाम था। तो जब मैंने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया अकेले में, तो मेरे अंदर फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस आ गई, एंड गुड इज़ द एनिमी ऑफ बेस्ट। और इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। फिर मुझे समझ में आया कि मैं माइक्रो मैनेज करता हूँ, हर डिसीजन में, हर एक्शन में खुद घुस जाता हूँ मैं, तो मैं एक बर्फ़ का घोड़ा बन चुका हूँ। तो मुझे बर्फ़ को पिघला के पानी बनना पड़ेगा, और इतना सिंपल बनना पड़ेगा कि मैं किसी भी बर्तन में उस पानी को डाले तो वो शेप ले पाऊँ। तो फिर मैंने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया, अपने परसेप्शन को बदला, और ऐसी स्किल्स मैंने हासिल की, क्योंकि अभी तक मैंने गांव में काम किया था, अब मुझे ग्लोबल बिजनेस चलाना था। तो वो ग्लोबल बिजनेस के लिए स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए उसको मैंने सीखने की शुरुआत की। तो मेरी एक नई लर्निंग जर्नी शुरुआत हुई, जो आज जयपुर को इस मुकाम तक ले जा पाई। तो मैंने जो गलती की उससे सीखा, मतलब उससे, और उसने मेरे को एक नई ताकत और एक नई दिशा दी। आज बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो सामाजिक बदलाव लाए, कहीं ना कहीं पे हमारे समाज को नई दिशा दे। तो लेकिन सर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की यदि हम बात करते हैं तो आज बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गया है प्योर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो कि आपने एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप को भी मैच किया, तो दोनों को कैसे, किस तरीके से आप मैनेज करते हो? देखिए, मुझे तो करीब आज के 15 साल पहले ना ये शब्द का पता भी नहीं था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कुछ होता है। तो पिछले 10-15 साल में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज़्यादा ना फेमस हुआ, एक तरह का फैशन जैसा बन गया। तो जब कोई मेरे से सवाल पूछता है कि आपने जब 46 साल पहले शुरू किया था तब तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और आपका बिजनेस मॉडल तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लोबल लेवल पे फेमस है, तो मेरा आंसर यही होता है कि समाज के बिना बिजनेस कैसे हो सकता है अगर आप सोसाइटी को बिजनेस में शामिल नहीं करोगे। क्योंकि हमारे जो काम करने वाले जो लोग हैं वो तो सारे, एक गांव के अंदर जो काम करने वाली महिलाएं हैं
तो वो महिलाओं को हम जितना ज़्यादा शामिल करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी को जितना डेवलप करेंगे, उनकी लीडरशिप को जितना डेवलप करेंगे, उनकी जितनी डिग्निटी बनाएंगे, उनकी जितनी अच्छी इनकम देंगे, तभी तो हम कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको शामिल करके उनकी कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, और अगर आप उनको पूरी फ्रीडम देते हैं, इफ़ यू आर ड्रिवन बाय द लव, तो एक दिन वही जो आपका बिजनेस मॉडल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल बन के कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। तो मैं तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये डेफिनेशन मान के चलता हूँ कि सोशल और बिजनेस दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन सर बहुत सारी केस स्टडी हुई है, उसमें एक केस स्टडी आपकी भी हुई है जिसमें बताया गया कि आप व्यूवर्स को आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया है कस्टमर के साथ। हाँ जी। के प्रहलाद जी ने अपनी बुक में भी इसको मेंशन किया है। सर कैसा फील हुआ जब आपकी केस स्टडी के लिए आपको नॉमिनेट किया गया और एक बहुत अच्छी बुक में आपका मेंशन किया गया द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड? तो क्या फीलनेस आई उस टाइम पे कि आज जेपुरक्स एक ऐसे मुकाम पे आ गया जहाँ पर बहुत बड़े ऑथर ने आपका केस स्टडी करी? देखिए, जब मैंने 46 साल पहले इस बिज़नेस को शुरू किया था तो एक ही विज़न था कि कनेक्टिंग द क्रिएटिव कैपेबिलिटी ऑफ द ग्रास रूट आर्टिजन टू द ग्लोबल मार्केट। तो जब सीके प्रहलाद ने जयपुर की केस स्टडी की तो मुझे याद आया कि इतने साल पहले मैंने उस विज़न के साथ शुरू किया था जो आज दुनिया के नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु ने उसको रिकग्नाइज किया, तो उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और एक पूरे दुनिया के सामने एक मैसेज गया कि जो ये आर्टिजन है या जो गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्रिएटिविटी किसी डिज़ाइनर से कम नहीं है। क्योंकि अब जैसे मैं हमारे मंच आप प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारे जो वीवरों ने जो खुद के डिज़ाइन बनाए आज उनको कितने सारे ग्लोबल अवार्ड्स मिल चुके हैं, और अभी 2 अवार्ड तो पेंडिंग है। हमारी जो दापली देवी है आसपुरा की, उसको नेशनल अवार्ड मिला है, तो शायद अगले महीने कोई मिनिस्टर देंगे। अभी हमारी एक आर्टिजन उसको कमला चट्टोपाध्याय अवार्ड मिला है जो चेन्नई जाएगी अगले महीने। सर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है वीवर से आर्टिजन और आर्टिजन से आर्टिस्ट, राइट, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या विज़न था आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने का? और वो भी उनको जिन्होंने कभी आज तक किसी भी जगह कोई काम नहीं किया हो, उन्हें यही नहीं पता हो कि अपनी आइडेंटिफाई क्या है। देखिए, जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो जो आर्टिजन थे दे वर कन्वर्टेड टू द वीवर्स और एज ए लेबरर, क्योंकि सारी जो पूरी की पूरी कारपेट इंडस्ट्री है इट इज़ ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर गांव में छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनसे उनका कोई अंदर से कोई रिश्ता नहीं था। तो सारे जो काम करने वाले आर्टिजन थे दे ओनली वर्किंग फॉर द मनी, क्यों कहीं कोई इंसानियत का कोई रिश्ता भी नहीं था। तो जब हमने फिर उनको वीवर से लेबर से आर्टिजन बनाया, उनके घरों में सारा माल दिया, डायरेक्ट हमने बिना ठेकेदार के, हमारे किसी भी लूम पे कोई ठेकेदार नहीं होता, शुरू से यही मॉडल रहा है। उसके बाद में जब मेरी बेटी कविता जब आर्ट स्कूल ऑफ शिकागो से पढ़ लिख के आई, शी इज़ ए ग्लोबल डिज़ाइनर, तो वो मेरे साथ जब गांव में जाती थी तो बोलती थी पापा इसमें तो कुछ महिला मेरे से भी ज़्यादा क्रिएटिव है। तो मैं इसको बोलता था कि तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे तो मैंने मिलियंस डॉलर का खर्चा किया है, ये तो स्कूल भी नहीं गई। लेकिन उसने कुछ इस तरह की इनिशिएटिव शुरू की कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपनी क्रिएटिविटी को प्रूव करके दिखाया। तो उसने बोला पापा आई विल गो 1 स्टेप फर्दर, आपने वीवर से इनको आर्टिजन बनाया, अब मैं इनको आर्टिस्ट बनाऊंगा, और उसने ये काम करके दिखाया। सर कैसा लगता है जब आप व्यूवर्स के पास जाते हो और आपके व्यूवर्स आपको मतलब इतना थैंक यू कहते हैं, उनकी फैमिली के अंदर जो फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ है, उन्होंने अपने आप को एक उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया है
और जब उनके बीच बैठते हो तो क्या फील होता है आपको? क्या लगता है कि आज जो जयपुर रक्स का जो विज़न था, जो रियल में मैंने आज उसको 1978 में जो चालू किया था, वो आज मैंने उसको उस मुकाम पे पहुंचा है? देखिए, जब मैं गांव में जाता हूँ और जो हमारे आर्टिजन के साथ बैठ के जब मैं बातचीत करता हूँ, उनके घर पे जाके हम चाय वाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि उनकी जो सेल्फ स्टीम थी, उनके घर भी गांव के अंदर भी एकदम लास्ट में होते थे मतलब। और आज वो आर्टिजन कितने तो विदेश जाके अवार्ड लेके आए हैं, कितने सारी यूनिवर्सिटियों में जाके ना उन्होंने अपनी टॉक दी है, कितने बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। और एक उनकी जो पहले पर्दा प्रथा थी वो दूर हुई है, पैसे उनके खाते में जाते हैं, तो डिसीजन के पावर जो उनके आदमियों के पास थे अब उन औरतों के पास आ गए हैं। तो एक इतने बड़े परिवार में जब मैं बैठता हूँ तो एक इतना ग्रेटिट्यूड आता है कि मैं सोच नहीं सकता मतलब। एंड जैसे एक आदमी में फुलफिलमेंट आता है ना, एक आदमी कंटेंट हो जाता है, इस तरह की फीलिंग आती है। आज में सर जब मैं व्यूअर्स के पास, आर्टिजन के पास जब मैं गया गांव में, तो सब आपको सर अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। कोई आपको भाई साहब बोलता है, कोई पिता के समान बोलता है कि हमारे पिता है, कोई आपको कहता है कि हमारे भगवान हैं। तो रियल में सर लगा कि कहीं ना कहीं एक लोगों को, जो 40,000 लोगों को एक जगह रख कर और इतना उनके सामने मतलब उनको इतना प्रोत्साहन देना, वो बहुत कम लोगों में होता है। आज की यंग जनरेशन भी सर बहुत स्टार्टअप करने जा रही है, वो सोचती स्टार्टअप करने के लिए। सर तो कैसे जब वो स्टार्टअप करती है तो उनके दिमाग में एक ही मोटो रहता है कि अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनना। सर क्या डेफिनेशन है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की? देखिए, मैं तो जो स्टार्टअप है तो मैं अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से एक ही बात बताना चाहूँगा कि जनरली जब अपने कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने इतने एम्बिशियस हो जाते हैं, इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी सफलता पानी है, तो वी बिकेम टू एम्बिशियस। तो अपना जो पैशन है, जब पैशन में एम्बिशन आ जाता है तो वो पैशन करप्ट हो जाता है और उसमें एम्बिशियस होने से बहुत सारी गलती हो जाती है। तो मेरा तो यही स्टार्टअप को सुझाव रहेगा, या मेरे अपने जीवन का यही अनुभव है कि कन्वर्ट योर पैशन इनटू द कंपैशन। आप उसको इतना तेज मत कीजिए कि एक ही दिन में मुझे सब कुछ सफलता प्राप्त करनी है। आप उसमें पेशेंस रखिए तो वो धीरे धीरे अपने आप कंपैशन बन जाएगा और फिर निश्चित रूप से आपका बिजनेस दुनिया में एक यूनिक बिजनेस बनेगा। सर आज आपके बच्चे भी आपके बिजनेस में हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि एक परिवार के साथ बिजनेस चलाना और उसी कोर वैल्यूज़ पे काम करना, उसके लिए सर आप किस तरीके के आपने एक तरह से किस तरह की एजुकेशन दी अपने बच्चों को जो आपकी कोर वैल्यूज़ पे वो काम कर सके? देखिए, मैं मतलब बहुत सौभाग्यशाली था कि मेरे 5 बच्चे हैं, तो हमेशा से मेरे जो बच्चों के साथ मेरा जो बिहेवियर था, इट वाज लाइक ए फ्रेंड। तो बच्चे भी मेरे लिए फ्रेंड थे, मैं बच्चों के लिए उनका फ्रेंड था। तो जब वो मेरे 500 बच्चे अमेरिका में पढ़े, तो जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो जब वो इंडिया आते मेरे साथ रहते तो उनको लगता था कि भाई पापा अपने काम में बहुत मस्त हैं, बड़ा अच्छी ईमानदारी से, बड़ा डेडिकेटेड होकर काम को कर रहे हैं। और उनसे मेरा इतना जुड़ाव था कि जब वो पढ़ लिख कर वापस इंडिया आए तो पहले दिन से मेरे साथ ऑफिस जाने लगे। तो मुझे भी पता नहीं चला कि ये मेरे साथ काम में आ गए, और बस एक एक बच्चा मेरे साथ काम करने लगा, उनको भी मेरे साथ मज़ा आने लगा। और सबसे बड़ी उनके अंदर खास बात ये रही कि 500 बच्चों की अलग अलग खासियत थी, क्योंकि जब सेकंड जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करती है तो उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर होता है, विदेश में पढ़े थे, तो उनकी स्किल्स ऐसी स्किल्स होती है जो फाउंडर के पास नहीं होती। तो 500 बच्चों की अलग अलग स्किल थी, अलग अलग पैशन था। तो किसी ने डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम संभाला, किसी ने मार्केटिंग, किसी ने ऑपरेशन। तो 500 बच्चों के अलग अलग पैशन होने से
वो एक बहुत बड़ी जो कॉम्पिटेंसी की कमी थी वो उस बिज़नेस में पूरी हुई, जिसके वजह से आज ये बिज़नेस मॉडल ग्लोबली फेमस हुआ। सर आज मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और आप जो आज की टेक्नोलॉजी, हम जो आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी अब चेंज हो चुकी है। सो आपने अपने बिज़नेस में ऐसा क्या चेंज किया है कारपेट इंडस्ट्री को लेकर कि अब आपके ग्लोबली ये बिज़नेस बढ़ सके? देखिए, मुझे मालूम है कि जो दुनिया में एक ही सबसे बड़ा सत्य है और बिजनेस में भी सबसे बड़ी ट्रूथ है, दैट इज द चेंज। तो आपकी जो कोर वैल्यूज है, आपका जो पर्पज है, उसको आप नॉन निगोशिएबल रखते हुए जो आज दुनिया के माइंडसेट में जो चेंज आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, एआई इतनी तेज़ी से आती जा रही है, तो आप अपनी कोर वैल्यूज़ को रखते हुए और आपके जो व्यूअर की क्रिएटिविटी को, एम्पैथी को रखते हुए उनको आप किस तरह यूज़ करें, उसके लिए हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ लाइक ए सर्वेंट। जो चेंजेस आ रही हैं उनको आप किस तरह ना अपने काम के हिसाब से डाल के उसमें काम में लेते हैं। तो अभी जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उसी तरह के हम सिस्टम, सॉफ्टवेयर, उसी तरह का माइंडसेट हम कंटिन्यूस चेंज करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी पे अभी हमारा बहुत फोकस है। सर जयपुर रक्स में जब आपने स्टार्ट किया और आज बिज़नेस आपका 1000 करोड़ चला गया है, इस बीच में सर आपको बहुत बार आपकी असफलताएं भी देखी होगी आपने, तो ऐसा कौन सी सर ऐसी असफलता थी जिससे आप हमारे कुछ बताना चाहोगे? उस सफलता से आपने सीखा उससे? एक तो देखिए, मैंने जब जयपुर शुरू किया था उसके लिए मैंने बताया, आपने बताया कि फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, मतलब मेरा एक माइक्रो ईगो बहुत बढ़ चुका था, जिसको मैंने समझा। फिर 2008 में जब मंदी आई तो हमारा काफ़ी मतलब माल बिकना बंद हो गया, तो बाहर से पेमेंट आना बंद हो गया। लेकिन हमने सोचा कि हम हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो आर्टिजन है, उनको घर नहीं बैठने देंगे। तो उस वक्त हमने बहुत पेशेंस रखा और हमारे जितने भी जो कस्टमर थे उनसे रिक्वेस्ट की, और उस वक्त हमने इतना पेशेंस रखा, कस्टमर ने भी हमें इतना सहयोग किया कि हमने उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं आने दी। तो उससे यही सीखने को मिला कि आप अपने काम को पेशेंस के साथ करते हैं, आप अपने काम को प्रेम करते हैं, तो सारे रास्ते अपने आप कठिनाई के टाइम भी वो निकलते जाएंगे। आपको उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप डर के बिजनेस बंद कर दें या कम कर दें। आप पेशेंस रहिए, ठहरिए, रुकिए। आप सर आपका एक स्टेटमेंट है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, आप अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज जो हमारे सामने बैठे सर, क्या आपने अपने आप को सर क्या बहुत नेचर को चेंज किया, या आप भी आज भी नेचर आपका वैसे ही था जैसे? देखिए, जब मैं बच्चा था फिर मैंने स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, फिर मैंने 9 साल तक आई वर्क से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, फिर अब मैं अपना एक्सपोर्ट शुरू किया। लेकिन तब से लेके आज तक मेरे अंदर जो एक बच्चा पड़ा था उसको मैंने नहीं जाने दिया। जब मैंने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया तो जो विदेश के जितने भी कस्टमर थे और जो इंडस्ट्री के लोग थे, सब मेरे को बोलते थे, मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट वेरी बैड बिजनेसमैन। तुम जो बातें करते हो उससे बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो मैंने मतलब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा, अभी भी हम ध्यान रखते हैं कि वो ही करो जो आप हो और वो ही बताओ जो आप कर रहे हो। तो आपके होने में, करने में, बताने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सर आज हम जैसे हम देखते हैं, आज किसी भी इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमारा माइंडसेट रहता है कि कितने करोड़ की टर्नओवर है उसका, और उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि कंपनी का विज़न कितना बड़ा होगा, क्या होगा। सर
एंड आपने सर आज 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है। आगे आने वाले 10 से 15 साल में आप क्या विज़न देखते हो कंपनी को लेकर? देखिए, मेरा तो जो सक्सेस का ना, मैं नंबर्स वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है या 5000 करोड़ है। मैं ये देखता हूँ कि आप जो बिजनेस करते हो वो आप क्यों करते हो। हाँ, मतलब इफ़ यू डोंट नो हु आर यू एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू एग्जिस्ट, देयर इज़ नो पॉइंट हैविंग द बिजनेस एट ऑल। तो मेरा जो सफलता का क्राइटेरिया और जो फ्यूचर का भी क्राइटेरिया है कि हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म माई पीपल। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? टू एक्सपेंड द कॉन्शियसनेस। जितना मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, जितने मेरे लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, जितनी मेरी आर्टिजन की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, वो मेरा बिजनेस की सफलता का क्राइटेरिया है। फिर आपके टर्नओवर, प्रॉफिट, वो तो आते ही जाएंगे अपने आप। सर जयपुर रक्स फाउंडेशन, ये भी आप एक तो मैं जयपुर रक्स फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि आप कैसे किस तरीके से सोशलिज्म में काम कर रहे हो अभी? देखिए, 2004 में मैं एक बार किताब पढ़ रहा था, मैनेजमेंट की किताब। तो उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज़ द पीपल्स प्रॉब्लम। और मैं हर साल करीब 3-4 हज़ार आर्टिजन को बिजनेस में शामिल करता जा रहा था। हेड ऑफिस में भी स्टाफ बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कल ये प्रॉब्लम मेरे को भी आने वाली है, तो उससे पहले समस्या का समाधान कर लेना ज़रूरी है। तो ये सोच के मैंने जयपुर फाउंडेशन शुरू किया। तो उसका मुख्य पर्पज़ यही था कि जो आर्टिजन है उनकी लाइफ को मैं कैसे टच करूं, उनकी लाइफ में कैसे मैं डिफरेंशिएशन क्रिएट करूं। और लाइफ में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए पहले सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने फाउंडेशन ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसकी वजह से उनका माइंडसेट चेंज हुआ और जो कस्टमर की नीड्स थी उसके लिए बहुत रिसेप्टिव हो गए, जिसकी वजह से उनकी इनकम और डिग्निटी मेनी टाइम्स गई। इसके अलावा फाउंडेशन का पर्पज़ है उनको कारपेट वीविंग स्किल देना, जो स्किल्ड आर्टिजन है उनकी स्किल को अपग्रेड करना, और सरकार की जितनी भी जो स्कीम्स है, सुविधाएं हैं, उनसे उनको जोड़ना। लेकिन अभी भी कंटिन्यूस हम उनके माइंडसेट पे, उनकी लीडरशिप पे कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। सर अभी 600 विलेजेस के लगभग आपसे कनेक्ट है, और न कि राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी, और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी आपका बिज़नेस है। इंडिया में भी आपने बहुत सारे आउटलेट्स ओपन किए अभी फ़िलहाल। तो सर इस जर्नी के बीच में आपको कभी ये फील हुआ कि जो मेरा एक विज़न देखा था कि मैं जयपुर रक्स फाउंडेशन को इस मुकाम पे लेके जाऊंगा, आगे मैं वो विज़न को और भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। और कहीं न कहीं पे जो बहुत सारे समाज में आज ऐसी बहुत सारी लेडीज़ और भी है, जो आपने 80% आपके 40,000 के अंदर लेडीज़ है, और भी बहुत सारी है जो कि वे अपने अदर स्टेट में भी है। तो क्या वहाँ तक अपने बिज़नेस को आप एक्सपेंड करोगे और बहुत सारी वुमेंस को और भी एम्पावरमेंट करने के लिए सोचा है आपने? देखिए, मैंने तो यही था ना कि जो महिलाएं हैं उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ना। तो फ्यूचर विजन यही है कि हम जो B2C जो बिजनेस है, मतलब हमारे डायरेक्ट रिटेल स्टोर खोल के या ई-कॉमर्स के माध्यम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो आर्टिजन है उनकी कहानी एंड कंज्यूमर तक पहुँचे। और एंड कंज्यूमर जो जब कारपेट खरीदता है तो उसको जो आर्टिजन की ब्लेसिंग मिलती है, तो उससे जो वार्मथ आती है वो हमारे आर्टिजन को मिले। तो दे बोथ कैन कनेक्ट इमोशनली, तो दोनों का आपस में जुड़ाव हो। तो अभी जो फ्यूचर विजन भी यही है कि हम कस्टमर, आर्टिजन और डिज़ाइनर आपस मिलके को क्रिएशन कैसे करें। उससे बहुत सारे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और फ्यूचर में भी इनोवेशन होंगे। सर ऐसा कोई पल आपकी लाइफ के अंदर जब आपकी आंखें नम हुई हो और किसी आर्टिजन को ऐसा कोई अवार्ड मिला हो? हाँ, देखिए, मतलब 2017 में बिमला देवी, जो कभी अपने गांव के बाहर नहीं गई, कभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई,
उसने अपनी खुद की डिज़ाइन का मनचा प्रोजेक्ट में जर्मन डिज़ाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता उसने, और वो जर्मनी खुद अवार्ड लेने के लिए बेटे के साथ गई। तो जब वहाँ से वो आई जर्मनी से आके, तो मेरी आंखों में इतने प्रेम के आंसू थे। अभी सर बहुत सारे आर्टिजन्स ये वीडियो देख रहे होंगे और वो भी सुनना चाहेंगे कि आज उनके भाई साहब और उनके एज ए फादर है ना, उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो सर कुछ ऐसे पल बताइए जो आपको लगे कि नहीं वो मेरे लिए, मतलब जो व्यूवर्स के लिए आप सोचते हो, क्योंकि कई बात हम दिल में सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो ये एक प्लेटफॉर्म है सर, आप बताइए कि क्या उनके बारे में आप सोचते हो, कैसे उनके लिए आप और भी कुछ करना चाहते हो, जिससे, क्योंकि आज वो बोलते हैं कि जयपुर रक्स में हम 16 साल से 17 साल से काम कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ मिला है, तो वो आगे भी बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं सर। नहीं देखिए, मतलब जब मैं हमारे आर्टिजन से मिलता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा मतलब है ना एक रियल परिवार है, मतलब, और उस परिवार में जो प्रसन्नता है, जो हैप्पीनेस है, जो मुझे उनसे जो खुशियाँ मिलती है, उस खुशियों को और ज़्यादा कैसे मैं बढ़ाऊँ। तो अभी जो फ्यूचर जो हमारी प्लानिंग है, आज दुनिया के बहुत जो नामी जो मैनेजमेंट गुरुज, नामी लोग, नामी सीईओज, नामी फाउंडर्स आज हमारे साथ ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी हम ऐसी बहुत सारी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि इन आर्टिजन की जो क्रिएटिविटी है वो उस लेवल पे जाए और इनकी डिग्निटी इनकी इस लेवल पे जाए। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट ए बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन ऑन द अर्थ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। उस लेवल तक इसको मैं ले जाना चाह रहा हूँ और पूरे दुनिया से इतना सहयोग मिल रहा है मेरे को कि कभी सोचा भी नहीं मैंने। क्या उम्मीद करते हूँ समाज से और सर बेसिकली सरकार से कि वो ऐसे लोगों की किस तरीके से हेल्प करे, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से बढ़ाए, क्योंकि जब तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, एक समाज सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमने ऐसे विज़न को हम आगे तक लेके नहीं जा सकते। तो क्या सपोर्ट चाहिए सर उनसे? नहीं, सरकार तो क्या है कि देखिए, मतलब जो आर्टिजन किस तरह काम करता है, उसकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सरकार जितना समझेगी, क्योंकि अभी तक सरकार की जितनी भी जो स्कीम्स है, मैंने देखा 46 साल मेरे को काम करते हुए हो गए, मोस्टली सरकार की स्कीम्स वगैरह का हम लोग फ़ायदा ले नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी प्रैक्टिकल नहीं है कि, और इतनी सारी आज भी ऐसी सरकार की स्कीम्स बनी हुई है जिनका आर्टिजन फ़ायदा ले नहीं सकते। तो सरकार और ज़्यादा समझे, बिजनेस को समझे, आर्टिजन को समझे। तो मुझे लगता है कि एक सरकार को क्रिएशन करे, एक बिजनेसमैन के साथ मिलके, आर्टिजन के साथ मिलके, तो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है सरकार, लेकिन को क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। सर बोलते हैं कि हर बड़े बिजनेस के पीछे एक इंस्पिरेशन स्टोरी होती है, तो आपके सर पीछे कोई ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी, क्योंकि हमें वो इंस्पिरेशन स्टोरी हमें आगे लेके जाती है। देखिए, जब मतलब इस धंधे को मैंने शुरू किया था तो मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त था, उसका नाम था आइले कॉपर, जो इंग्लैंड में रहता है, और वो चूरू आता था, मैं जहाँ पर रहता था, तो साल में करीब 5-6 महीने वो चूरू में रहता था। तो वो पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी की जो हवेलियाँ, उस पर रिसर्च करता था। तो मोस्टली शाम का खाना मेरे घर पे खाया करता था। तो जब इस धंधे को शुरू किया तो परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, दोस्तों ने, सब वो विरोध करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। लेकिन वही एक ऐसा था मेरी पूरी ज़िंदगी में जिसने उस वक्त भी मेरे को सपोर्ट किया कि ये सब आदमी के मन का भेद है, ये कंडीशनिंग है आदमी की, अछूत जैसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। तो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि लास्ट में सर एज ए सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के बाद भी आप एक ग्राउंडेड लेवल पे हो,
कैसे सर? क्योंकि आज जब लोग बागों में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है या बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंटरव्यू बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनके अंदर एक ईगोस्टिक आ जाता है। आज वो आप में नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता सर। वो कैसे आप? देखिए, पिछले 10-15 साल में जब मैं फेमस होने लगा पूरी दुनिया में, जब मैं धनी होने लगा, मतलब रिच, जब मैं रिच होने लगा, तो मुझे समझ में आया कि ये फेमस होने की, ये जो रिच होने की जो यात्रा है, ये एक ईगो की यात्रा है। जितना मैं फेमस होता जाऊंगा उतना मुझे और चाहिए, और लोग मेरे को जाने। जितना पैसा मेरे पास आता जाएगा, मैं सोचूंगा मुझे और पैसा चाहिए, लेकिन वो स्पेस तो कभी भरेगा ही नहीं। और जिस चीज़ के लिए मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, वो बिज़नेस जो मेरे लाइफ में फुलफिलमेंट आना चाहिए था, उसको तो भर ही नहीं पाया। फिर मुझे समझ में आया कि आदमी का जो सोच एक अहंकार का सोच है, तो बिल्कुल सीधी दिशा में चलता है, जबकि नेचर हमेशा सर्कुलर है। तो कम बैक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड अगेन बिकेम लाइक ए चाइल्ड। और आपकी आइडेंटिटी खोते हुए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको फेमस बना दो, उनको पैसे वाला बना दो, जिन्होंने आपको फेमस और पैसे वाला बनाया। वाह सर, ग्रेट सर। ऐसी मतलब यदि ऐसी थॉट एक अच्छे ऐसा एंटरप्रेन्योर की हो जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकता है हमारी चीज़ को लेकर। सर, आज यूथ भी चाहता है कि वो एक इसी तरीके से एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करे। क्या एडवाइस देना चाहोगे वैसे यंग लोगों को? देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, मतलब सोशल का मतलब पीपल, तो यू मस्ट बी ड्रिवन बाय द कंपैशन। अगर आप कंपैशन से ड्रिवन नहीं है, आप अनकंडीशनल लव से ड्रिवन नहीं है, आप में एम्पैथी नहीं है, तो आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर सकते हो, लेकिन आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि वो जो हार्ट होता है, अगर उसको आपने नहीं सुना, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत दूरी रहेगी आपकी। वो हार्ट ये कैसा है जो आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप बना देगा। तो लिसन योर हार्ट। सर, अब एज ए एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास बैलेंस शीट होती है, लॉस बैलेंस शीट और प्रॉफिट बैलेंस शीट। तो कभी कर सर आपने अपनी बैलेंस शीट को देखा है कि अब इस बार बिज़नेस किस टर्नओवर पे लेके जाना है? क्योंकि जब इन जनरल जब रिव्यू स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल में सेशन में स्टार्ट होता है कि अब इस बार बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, तो क्या सर कभी आप रिव्यू करते हो उन बैलेंस शीट को, या फिर कभी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के अंदर कि इस बार हमारा बिज़नेस इस टर्नओवर पे जाएगा, या ये देखते हो कि नहीं इस बार हमारे व्यूवर्स या आर्टिजन्स हमें इस ग्रोथ पे लेके जाना है? देखिए, अगर मेरे लिए, अगर आप सारे बच्चों को पूछोगे और हमारे फाइनेंस स्टाफ को पूछोगे, तो वो हमेशा मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो बच्चे भी बोलेंगे, फाइनेंस स्टाफ भी बोलेंगे कि भाई साहब, बच्चे बोलेंगे पापा, कभी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखते। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यही देखते हैं, पापा तो यही पूछते हैं कि जो आर्टिजन है उनके जीवन में कितना फर्क आया और अगले साल कितना फर्क लाएंगे। तो मेरा पूरा फोकस केवल उसी चीज़ों पे रहता है, और मेरा जो पूरा दिन है वो भी उसी चीज़ों पे जाता है कि ये जो आर्टिजन है, इनकी कैपेबिलिटी को कैसे बाहर निकालेंगे, इनकी क्रिएटिविटी को और कैसे इन्हांस करें। क्योंकि वो सब इन्हांस हो जाएगा तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही, दैट विल फॉलो। लेकिन मैं प्रॉफिट की बात और नंबर की बात कभी नहीं करता। सर, आगे आने वाले सेगमेंट के अंदर कितने आर्टिजन को और कनेक्ट करने का आपका विज़न है? अभी आपके अप्रॉक्स 40,000 आर्टिजन आपके साथ कनेक्ट है। आगे आने वाले सर देखिए क्या होता है कि आर्टिजन भी जैसे काफ़ी ना, वो नंबर कम ज़्यादा यस राइट होते रहते हैं। तो जैसे जैसे मतलब हमारे पास डिमांड बढ़ती जाती है, उसमें जो आर्टिजन कम हो गए उन्हीं को हम लोग दूसरे नए आर्टिजन से रिप्लेस करते रहते हैं। सर, लास्ट में मैं आपसे इतना पूछ चाहूँगा कि ऐसा लाइफ को, आज लाइफ बहुत लोग बाग हर्डल में जी रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, डिप्रेशंस, लोग बाग हार्ट प्रॉब्लम हो रही है,
और कहीं ना कहीं पे हम अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को खो रहे हैं। जिस काम के लिए हमने शुरुआत करी थी वही हम खो देते हैं हैप्पीनेस के लेकर। ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे सर, जिससे ये सब चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हडल नहीं हो? देखिए, पिछले 3-4 साल में मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। अब मुझे ये समझ में आया कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, मेरी जो सफरिंग है, मेरे परिवार की जो सफरिंग है और बिजनेस की जो प्रॉब्लम है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो मैंने 3 साल अपने आप पे बहुत गहरा काम किया और उसके बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि सारी जो प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है जजमेंट, वो है अपना बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले अपने जजमेंट करेंगे, फिर बिलीफ सिस्टम बनेगा, फिर उसमें ईगो आ जाएगा। दैट विल बिकेम आवर सर्वाइवल किट। तो उस बिलीफ सिस्टम को कैसे डिसॉल्व करें और जजमेंट को कैसे रोकें, एंड हाउ वी कैन ट्रस्ट इन द अननोन, तो वो इस समस्या का समाधान है। और सर हैप्पीनेस के लिए क्या हम बेसिकली, क्योंकि आज खुशी सबसे बड़ी चीज़ होती है और आज लोग इसी से दूर जा रहे हैं। देखिए, खुशी आदमी के हमेशा बाहर खोजने की कोशिश करता है। मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा। एक तो होता है मनोरंजन, एक होता है उत्सव। तो मनोरंजन तो कोई दूसरा आदमी करता है, जिसको आप टिकट देके ना आप उस मनोरंजन को खरीदते हैं। एक होता है उत्सव, जिसमें आप खुद शामिल होते हैं। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो खुशी हमेशा अंदर से आती है। तो खुशी का जो सोर्स है वो आदमी के अंदर है। वो जितना अपने आप को जानेगा, जितना अपने साथ जिएगा और जितना वो अंदर बाहर की यात्रा बंद करके जितनी अंदर की यात्रा पे जाएगा, वो खुशी वहीं से उसको मिलेगी। खुशी को बाहर पाने के चक्कर में आदमी भटक जाता है। अगर मिल भी गई, दैट विल बी टेम्परेरी, इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। सर आपके लिए लाइफ का लेसन क्या है? लेसन बस यही है कि लव योर सेल्फ एंड लव वाट एवर यू डू एंड लव टू योर पीपल। बाकी चीज़ें फिर अपने आप आसान होती चली जाएगी। सर अभी हाल फिलहाल रतन टाटा सर जो कि किसी बीमारी की वजह से चले गए और उनका बिज़नेस मॉड्यूल भी सर इसी तरीके का था। उनके जितने भी बिज़नेस मॉड्यूल था उनमें कहीं ना कहीं पे वो अपनी सोसाइटी को लेके चलते थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स कर रहे थे और कर रहे हैं, अभी भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके, जो उन्होंने कहीं ना कहीं पे उन्होंने एज ए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप काम किया। आप सर किस तरीके से उनको देखते हो, क्योंकि बहुत लोगों के वो एक आइडल माने जाते हैं, तो आप सर आपका क्या व्यूज़ है उनको लेकर? देखिए, रतन टाटा यही बोला करते थे और उनका जो मेन जो सीक्रेट था वो ये था कि कंपेशन इज़ नॉट द वीकनेस। लोग कंपेशन को वीकनेस समझते हैं, जबकि कंपेशन इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन योर बिजनेस। तो उन्होंने पूरे जीवन में कंपेशन प्रैक्टिस किया, तो उन्होंने जो भी किया वो सोशल बन गया। रतन टाटा वाज ड्रिवन बाय द कंपेशन और इसीलिए वो एक इंडिया के लिए एक ग्लोबल बिजनेस लीडर बने और उनका तो पूरा जीवन ही कंपेशन से भरा हुआ है, जो आज एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गए दुनिया में। सर आपका भी एक सेगमेंट पे काम स्टार्ट किया आपने, जयपुर रक्स फार्म पे, जिसमें आपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हो। क्या विज़न है सर इसको लेकर? देखिए, जैसे धीरे धीरे मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया तो मैं ये जानना चाहता था कि आदमी जो भी करता है उसे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, परेशानियाँ होती है, और नेचर जो करती है वो हमेशा अपने आप को रीजनरेट करती है। तो मैं ये जानना चाहता था कि हाउ द नेचर रीजनरेट एंड हाउ द नेचर मैनेज इटसेल्फ। तो वो सोच के फिर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जो जयपुर का जो बिजनेस मॉडल है, जिसमें हम हमारे सारे आर्टिजन को घर बैठ के काम देते हैं, हमने एंड कंज्यूमर से उनको जोड़ा और हमारी टैगलाइन है, वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरीज, वी सेल एक्सपीरियंसेस।
तो मुझे धीरे धीरे समझाया कि हम सेम इसी मॉडल को ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्र में भी करेंगे। तो जो किसान है जिनको आज इनकम की तकलीफ़ है, डिग्निटी की तकलीफ़ है, हमने इससे जो सीखा हमारे जयपुर के बिजनेस मॉडल से, उसको काम में लेते हुए हम भी हमारे जो छोटे जो किसान हैं उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ेंगे। और जो किसान की जो ब्लेसिंग है और सोइल की जो ब्लेसिंग है, एनवायरनमेंट की जो ब्लेसिंग है, वो कस्टमर को कैसे मिले और किसान को राइट इनकम और डिग्निटी वो कैसे मिले, वो सोच के हमने ये JR फार्म को शुरुआत की है। थैंक यू सो मच सर आज इस पॉडकास्ट पे आए और आपने बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करी है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है और एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है। एंड हमारे व्यूअर्स भी आज सुन रहे हैं चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को लेकर कि कैसे एक बिज़नेस को हम किस तरीके से, है ना, हमारे लव कंपैशन से कैसे किस तरीके से हम आगे तक लेके आ सकते हैं। सो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नमस्ते। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपने एक लर्निंग ली होगी। और हमारा मेन मोटो यही है कि हम ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू ऐसे एंटरप्रेन्योर पे या जो सोशल काम कर रहे हैं और हमारे समाज पे कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है, उनको हमारे इस पॉडकास्ट में लेके आए। इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे जो आपकी लाइफ के अंदर को इम्पैक्ट करेगा। तो और इस पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, पता नहीं किसकी लाइफ के अंदर एक चेंज लिख आ जाए। तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल में बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।